प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने एपीकल्चर और सेरीकल्चर के बारे में विस्तार से पढ़ा। मधुमक्खी और शहद का उत्पादन, इसी प्रकार से रेशम किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं कीटों से, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं पोल्ट्री कीपिंग। पोल्ट्री कीपिंग को हिंदी में कुक्कुट पालन भी कहते हैं या इसको मुर्गी पालन भी कह सकते हैं। तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत हम जो चीज़ें जिनका अध्ययन हमें करना है, उसमें जो ये कुक्कुट होता है उसकी कितने प्रकार की वैरायटी होती है, ब्रीड्स कैसी हैं, पोल्ट्री ब्रीड्स कैसी हैं। इसके अलावा पोल्ट्री हाउसिंग मतलब किस प्रकार से इनका रख रखाव होता है, किस प्रकार का इनका आवास होता है, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं और उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ, सिस्टम ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग कौन कौन से हैं। इसमें ग्रेडिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग ऑफ एग्स भी आता है कि जैसे मान लीजिए आप मुर्गी के अंडे अगर आप उत्पादन उनका हो रहा है तो उनकी मार्केटिंग वगैरह की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्या स्थिति रहेगी। इसके अलावा ये पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ में अनेक प्रकार की ऐसी डिजीज़ हैं जो कि ये मुर्गियों को हो जाती हैं, तो वो जो डिजीज़ कौन सी हैं, उनसे कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है आदि इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर इसके साथ ही वर्मी कल्चर क्या होता है, उसकी मैथोडोलॉजी क्या है और प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सब हम पोल्ट्री कीपिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। वैसे ये जो मुर्गी पालन है ये एक बहुत ही प्राचीन विधा है। भारतवर्ष में भी ये काफ़ी समय से, बहुत प्राचीन काल से ही ये मुर्गी पालन की विधा देखने में आती है। एक्चुअली इसे क्या है, मांस, अंडे और शिकार करने के रूप में शुरू में प्रयोग लाया जाता था और लगभग वही उसी तरह के प्रयोग आज भी इसके होते हैं। कुछ ऐसी खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं और हैं जो कि बहुत से समाज मुर्गों के को एक खेल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें अब कम होती चली जा रही। तो कुल मिला के एक बहुत प्राचीन उद्योग है और उसमें प्रमुख रूप से मुर्गी पालन को उनके मांस के लिए, अंडे के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। हमारे देश में जो बहुत बड़े स्तर पर वैज्ञानिक रूप से जो कुक्कुट पालन होता है, इसकी हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये तो 1950 के लगभग प्रारंभ हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक पोल्ट्री कीपिंग कब शुरू हुई, तो वो ये 1950 के लगभग शुरू हुई थी। बाकी अलग अलग तरीके से पोल्ट्री कीपिंग बहुत प्राचीन काल से होती चली आई है, लेकिन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग लगभग 1950 के आसपास शुरू हुआ। इसमें इनका कुक्कुट का जो रख रखाव है, उसकी उचित प्रबंधन, जैसे उसके स्फुटन की विधि, पालन पोषण, रियरिंग के जिसे रियरिंग बोलते हैं, हाउसिंग जिसे आवासन बोलते हैं, सैनिटेशन, स्वच्छता रखने के लिए क्या क्या हमें करना है, रोगों से रोकथाम, और इसके साथ ही फिर उसकी पूरी मार्केटिंग की व्यवस्था, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुक्कुट पालन के लिए जो इनके आवास तैयार किए जाते हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि की आवश्यकता रहती है, और वो भी ऐसा वातावरण हो जिसमें हवा, वर्षा और धूप और वातावरण में जो भी परिवर्तन आते रहते हैं, उन परिवर्तनों से जो ऐसे परिवर्तन जो कि हानिकारक हो सकते हैं, उन परिवर्तनों से बचाव की व्यवस्था उसमें हो। पर रूप से खुला वातावरण हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आंधी आई तो पता लगा कि पूरा का पूरा आपका आवास उससे प्रभावित हो गया, बरसात आ रही है तो उसके अंदर पानी भर गया। तो ये सारी उससे बचाव भी हो और खुलापन भी हो, दोनों चीज़ इसमें देखने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि जो कुक्कुट आवास है वो हमेशा सूखा और हवादार होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लगा, अगर वो गीला बना रहेगा, हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर उसके अंदर नहीं होगा जहाँ आपने मुर्गियों को रखा हुआ है, तो उनके अंदर कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। तो इनका जो शेड बनाया जाता है उसकी संरचना आदि इत्यादि वो इस प्रकार की हो ताकि हवा पानी की व्यवस्था हो, लेकिन एक नियंत्रित अवस्था में, और वातावरणीय परिवर्तन जो कि
ऋणात्मक दृष्टि से देखें तो उनका इसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए नियम भी बना रखे हैं। उन नियमों के अनुसार कुक्कुट पालन की व्यवस्था की जाती है। इनको चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में आप पालन करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मुर्गियों का पालन एक ही स्थान पर होता है। अब मुर्गियाँ भोजन भी ग्रहण करेंगी, भोजन ग्रहण करेंगी तो एक्सक्रीट भी करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी तो एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल पता लगा कि भोजन और एक्सक्रीटा आपस में मिल गए और पानी भी कंटामिनेटेड हो गया, तो ये फिर इस प्रकार की अवस्थाओं में कुक्कुट पालन ज़्यादा समय तक ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता। तो इनके जो लिए जो भोजन के पात्र हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें बहुत तरीके से साफ़ तरीके से भरा जा सके और वो किसी दूसरे प्रकार की गंदगी उनमें ना जाए। उनके आकार भी इतने बड़े हों कि वो उसको एक बार में भरें तो कुछ लंबे समय तक वो काम में आ सकें, बार बार भरने की आवश्यकता ना पड़े जल्दी जल्दी। जल के जो इनके क्या कहते हैं कंटेनर्स होते हैं, पानी के पात्र, वो साफ़ आसानी से साफ़ होने वाले हों, पानी कहीं उनमें से लीक ना हो रहा हो निकल के और गीला ना कर रहा हो। इसी प्रकार से लीक प्रूफ इसके दूसरी तरह के जो पात्र यूज़ किए जाते हैं वो सारे भी लीक प्रूफ होने चाहिए। शेड जो इस टाइप का आप बनाओ इसकी सफाई नियमित रूप से होती रहे और वो आसानी से हो सके, ताकि इसमें बहुत तरह के जैसे जूं हैं, खटमल, चिंचड़े, फ्ली आदि इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। तो समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव भी इसमें किया जाता है। तो कुल मिला के कुक्कुट पालन जो है, उस कुक्कुट पालन भी ये भी एक प्रकार का उद्योग है और इस उद्योग में हमें किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होती हैं और कितने प्रकार की सावधानियां रखनी होती हैं, क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है, ये सारा का सारा इसका विधान बना हुआ है। उसके अनुसार ये एक उद्योग के रूप में चलता है। यानी कुल मिलाकर हम जीव जंतुओं से प्राकृतिक रूप से जो अपने लिए उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसी क्रम में कुक्कुट पालन भी एक उद्योग है। अब आते हैं इसकी मुर्गी जो होती हैं उनकी प्रजातियों पर, कि भाई कितने प्रकार की प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम कुक्कुट पालन में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मुर्गियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन सभी प्रजातियां पोल्ट्री कीपिंग में काम में नहीं आती, है ना। तो ख़ास तौर से इनको, जैसे मुर्गी की जो किस्म है उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ वो किस्म सबसे पहले उत्पन्न हुई, तो उसके आधार पर, उस जगह के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है ख़ास तौर से। और ये भी देखने में आया कि एशिया, जैसे हमारा देश जो है वो एशिया के अंतर्गत आता है, तो एशिया एक प्रकार से मुर्गी का नेचुरल होम कहलाता है। यानी प्राकृतिक रूप से मुर्गी जो उत्पन्न हुई वो यहाँ शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद जो वैरायटी यहाँ से जो मुर्गी गई, तो फिर उसके बाद अलग अन्य प्रकार की प्रजातियाँ उसमें से अन्य प्रकार की किस्में वो उत्पन्न होती रहीं दूसरे देशों में भी जाकर। तो अभी वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा ब्रीड अभी उपलब्ध है, लेकिन उनमें से कुछ ही ब्रीड ऐसी हैं जिनको अंडे तथा मांस के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पाला जाता है। और इनका जो अब जैसे कोई ब्रीड है जिसको केवल मांस के लिए उपयोग में ले रहे हैं, कोई ब्रीड है जिसको केवल अंडे के लिए उपयोग में ले रहे हैं, कोई ब्रीड है जैसे उसको दोनों ही काम के लिए उपयोग में ले रहे हैं। उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला टाइप है मीट टाइप, मांस प्रकार। मांस प्रकार का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रीड है इसको केवल हम मीट के लिए उपयोग में लाते हैं, केवल इससे मीट प्राप्त करने के लिए ही इसका हम पालन पोषण करते हैं। दूसरा टाइप जो है वो एग टाइप है, इससे हम अंडे प्राप्त करते हैं। इसमें हम मीट पे फोकस ना करके अंडे पे फोकस करते हैं। यानी इसके अंडे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं और उनको अच्छी मात्रा में हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो दूसरा प्रकार हुआ एग टाइप। तीसरा प्रकार है डुअल टाइप। डुअल टाइप मतलब वही कि आप इसको मुर्गी को मांस के लिहाज से भी पालन उसका कर सकते हैं, मांस भी उसका आप विक्रय कर सकते हैं और चाहो तो आप उसके अंडे भी विक्रय कर सकते हैं। दोनों तरह से इसका आप उपयोग कर सकते हो। चौथा एक टाइप है गेम टाइप, जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था। गेम टाइप का मतलब मुर्गों की लड़ाई भी आपने देखी होगी,
मुर्गों की लड़ाई, मुर्गियों की लड़ाई, ये आपने लड़ाइयाँ भी देखी होंगी। तो वो ये बहुत एक छोटा सा एक हिस्सा है इसका, जो धीरे धीरे अभी तो समाप्ति हो रहा है। वो उनको उसके लिए भी मुर्गी पालन किया जाता है। एक और चीज़ है, वो है बैंटम टाइप। अब ये बैंटम टाइप क्या है? बैंटम टाइप एक प्रकार से मिनिएचर कुक्कुट है, यानी आकार में छोटे मुर्गे, आकार में छोटे मुर्गी या मुर्गे। ये जो छोटी आकार की मुर्गी होती है, ये भी अंडे देती है। अंडे का साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इनको आप घरेलू परिस्थितियों में, घरेलू कंडीशंस में रख सकते हैं, जहाँ पर स्थान का अभाव हो, यानी छोटी जगह में भी आप इनका पालन कर सकते हैं, क्योंकि इन मुर्गियों का आकार छोटा होता है। तो ये जो इस प्रकार की जो मुर्गियां हैं वो बैंटम कहलाती हैं। अच्छा, ऐसी नस्लें जो भारत में बाहर से आईं, बाहर से जो नस्लें हैं जो आईं, भारत में आईं, और फिर भारत में आने के बाद उनको और इम्प्रूव किया गया, उन्नत किया गया उनसे, उन किस्मों को, नस्लों को, उनको बोलते हैं एग्जोटिक ब्रीड। एग्जोटिक ब्रीड तो यानी एग्जोटिक ब्रीड वो नस्लें हैं जो मूल रूप से भारत में पैदा नहीं हुई थी, मूल रूप से दूसरे देशों में पैदा हुई थी, वहाँ से भारत में आई, और भारत में आने के बाद उनको समय के अनुसार धीरे धीरे करके उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए, उनको उन्नत कर लिया गया, और स्थानीय जो अपना वातावरण है हमारे देश का, अलग अलग स्थानों को, उसके अनुसार उनको ढाल लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी ब्रीड हैं जो पहले कहीं यूरोप से लाए, अमेरिका से लाए, फिर यहाँ लाकर इनको ठीक तरीके से उनकी रियरिंग भी शुरू हम कर पाए। तो ये सारी की सारी जो ब्रीड है वो कहलाती हैं एग्जोटिक ब्रीड। अब इनका भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जोटिक ब्रीड कौन कौन सी होती हैं, उनके भी प्रकार तय किए गए हैं। तो उसमें है अमेरिकन ब्रीड, एशियाटिक ब्रीड, इंग्लिश ब्रीड, मेडिटेरेनियन ब्रीड। ऐसे करके प्रमुख रूप से ये 4 ब्रीड हैं जिनको हम बोलते हैं एग्जोटिक ब्रीड। तो इस एग्जोटिक ब्रीड में सबसे पहले लेते हैं अमेरिकन क्लास को। अमेरिकन क्लास जो होती है, इस ब्रीड में मांस और अंडे दोनों की प्राप्ति होती है, दोनों की प्राप्ति। यानी ये जो ब्रीड है एग्जोटिक ब्रीड, अमेरिकन ब्रीड, इसमें आप मुर्गी का मांस भी उपयोग में ले सकते हैं और उसके अंडे को भी उपयोग में ला सकते हैं, दोनों तरह से इसका उपयोग होता है। अब ये अमेरिकन क्लास जो है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं 4 अलग अलग वैरायटी में। 4 वैरायटी ऐसी हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की वैरायटी होती हैं जो अमेरिकन ब्रीड्स कहलाती हैं। जिसमें पहली है रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड, ये मैं आपको एक जो स्लाइड दिखा रहा हूँ उसमें रोड आइलैंड रेड जो किस्म का जो मुर्गी होती है वो कैसी दिखाई देती है, ये आप इसमें देख सकते हैं। रोड आइलैंड रेड, इसकी जो उत्पत्ति है वो इंग्लैंड के रोडे आइलैंड में हुई थी। इंग्लैंड के रोडे आइलैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और इससे अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे और मांस ये दोनों प्राप्त होते हैं। ये जो कुक्कुट है सभी प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में ढल सकती है, मतलब कैसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हों ये उसमें एडजस्ट कर लेती है। और इसकी भी 2 प्रजाति होती हैं, एक सिंगल कॉम्ब, एक रोज़ कॉम्ब। ये प्रमुख रूप से इनकी क्या है कि चोंच की आकृति और कलगी आदि किसके आधार पर निर्धारित होती है। तो कुल मिला के ये जो अमेरिकन एक्सोटिक ब्रीड है उसका पहली वैरायटी हुई रोड आइलैंड रेड्स, और इनका रंग हमेशा आपको रोड आइलैंड रेड का रंग जो है लाल ही देखने को मिलेगा। दूसरी इसकी वैरायटी है प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक, इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, और इनसे जो अंडे हमें प्राप्त होते हैं उनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी बड़े आकार के अंडे हमें प्लाईमाउथ रॉक से देखने को प्राप्त होते हैं। इसकी भी 2 भिन्न वैरायटी हैं। एक कहलाती है बेयर्ड प्लाईमाउथ और दूसरी कहलाती है वाइट प्लाईमाउथ रॉक। तो इनकी जो विशेषता हुई वो अंडों का आकार है प्रमुख रूप से। अब आते हैं इसका एक और वैरायटी है, उसको बोलते हैं न्यू हैम्पशायर रॉक।
न्यू हैम्पशायर रॉक। अब जैसे इसमें आप देख रहे हो कि रोड आइलैंड एक जगह का नाम है, ऐसे ही हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर भी एक जगह का नाम है। तो उसके आधार पर भी, इनकी उत्पत्ति के आधार पर भी हम इनको पहचानते हैं, इनका नामकरण इस प्रकार से होता है। तो न्यू हैम्पशायर रॉक जो है, ये न्यू हैम्पशायर जो एक शहर है वहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी। इनके अंडों का आकार भी बहुत बड़ा होता है और उनके अंदर योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, योग की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है न्यू हैम्पशायर रॉक के अंदर। तो ये इसकी तीसरी वैरायटी है अमेरिकन क्लास की। अब चौथी जो इसकी वैरायटी है वो है व्यांडोट। व्यांडोट जो है इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगह हुई थी और इसका जो शरीर होता है उसका आकार जो है काफ़ी हद तक गोलाकार आकार होता है। इसकी जो पहचान है गोलाकार आकार होता है और उसकी बॉडी पर जो विंग्स होते हैं, जो फर जो इसकी होती है वो ब्लैक डॉटेड होती है और रेड कलर की इसकी पीक के पास का कली का एरिया बहुत छोटा होता है। तो ऐसे कुल मिलाकर जो एग्ज़ोटिक ब्रीड्स हैं, उस एग्ज़ोटिक ब्रीड में अमेरिकन ब्रीड, उसके हमें अलग अलग प्रकार यहाँ देखने को देश के अंदर मिलते हैं। और ये जितने भी प्रकार की मुर्गियाँ हैं ये सब पूरी तरीके से भारतीय वातावरण के अनुरूप ढल चुकी हैं और बड़े स्तर पर उनका उत्पादन यहाँ होता है। इनके अंडे और इनके मीट का उपयोग यहाँ पर हमारी देश की विभिन्न स्टेट्स में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे बढ़ेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू।